हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव लर्निंग नेगी। आज मैं एसएसटी का डीएवी स्कूल का चैप्टर नंबर 15 रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको करवाऊंगी। फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। जो फैमिली है ना बच्चे, वो एक बेसिक यूनिट है सोसाइटी का, हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। इट कंप्राइजेज ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट लेवल। स्मूथ फंक्शनिंग एक घर की, चाहे एक सोसाइटी की, किसी की भी फंक्शन के लिए ना किसी हेड का होना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। तो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द यूनिट्स, सच यूनिट्स डिपेंड अपॉन अ सर्टन रूल्स एंड लॉज विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंट्री और कम्युनिटी टू रेगुलेट द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर। अब घर में ही अगर एक फादर है, वो रूल्स बना के रखते हैं, आपने इतने बजे घर में पढ़ना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम करना है, वो करना है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एक फैमिली के अंदर भी। इसी तरह हमारी कंट्री को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। थिंक ऑफ व्हाट वुड बी हैपन इफ़ वी डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। देखो, अगर हम अगर ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई लेफ़्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, एक्सीडेंट्स होंगे, ठीक है, ऑन ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन रोड, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल वुड फील अनसेफ, हर कोई अनसेफ महसूस करेगा। इसी तरह वी नीड टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन टू रेगुलेट वन डे टू डे लाइफ, और हमें रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा डे टू डे लाइफ में। तो रूल्स ऑफ लॉ, पहली डेफिनेशन आपके पेपर में यही आती है, व्हाट इज़ रूल्स ऑफ लॉ। पहली तो बात, एसएसटी में ये बात याद रखने वाली होती है कि आंसर को कभी कम पैराग्राफ में नहीं देना है, राइट इन नंबर्स, आपको उसको पॉइंट्स में देना है, ओनली पॉइंट्स में। अगर कोई डिफाइन भी है तो उसको पॉइंट्स में दीजिए, उसको पैराग्राफ में कम से कम पैराग्राफ में लिखने की कोशिश कीजिए। रूल्स ऑफ लॉ मीन्स दैट, ये फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका रूल्स ऑफ लॉ का। रूल्स ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज़ इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। कानून की नज़रों में हर सिटीज़न बराबर है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रंग, जात पात, सोशल, इकोनॉमिक, अमीर गरीब है कि नहीं है, इसके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जाता उसमें, ठीक है। ये इसका सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड, एवरीबडी इज़ रिक्वायर्ड टू फॉलो ए सेट ऑफ लॉ। हर किसी को, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे वो छोटा आदमी है, चाहे वो बड़ा आदमी है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, हर किसी को लॉज को फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स आर टू बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कौन इलेक्ट करता है? लोग ही तो करते हैं। अगर प्रधानमंत्री बनाया तो किसने बनाया? लोगों ने बनाया। हु फॉर्म द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इसका थर्ड पॉइंट आ गया। इनफैक्ट रूल्स ऑफ लॉ इज़ अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये एक बेसिक फाउंडेशन है, एक नींव है डेमोक्रेटिक सिस्टम की, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इक्वालिटीज़, बराबरी के आधार पर जो रखी जाती है, ये उसकी एक बेसिक नींव है। देयरफॉर द रूल ऑफ द डिमांड्स दैट दोज हु आर ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ द पावर should not be allowed to act unlawful manner and arbitrary। ये कोई नहीं है, डिमांड पे नहीं कि ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ पावर, कोई अपनी पावर का फ़ायदा उठा लेगा, पोजीशन का फ़ायदा उठाएगा। रूल सबके लिए बराबर हैं। ऑन द अदर हैंड हम ये कह सकते हैं, द कॉमन मैन शुड बी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बाय लॉ। कह सकते हैं कि आम आदमी को कानूनों ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। हिम एन्जॉय इक्वल राइट्स, तो कि वो इक्वल राइट इन्जॉय कर सके। जो अमीर को राइट मिलता है वही गरीब को, जो किसी प्राइम मिनिस्टर को राइट है वही राइट उसे हमें मिलेगा, कॉमन आदमी को। बट लेट्स नॉट टू फॉरगेट दैट इक्वल राइट आर नॉट पॉसिबल विदाउट डिस्चार्जिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर इक्वल राइट तभी मिलेंगे जब हम हर किसी को अलग अलग काम देंगे। जैसे प्रधानमंत्री को हमने अपना काम दिया, प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति ने अपना काम करना है, उपराष्ट्रपति ने अपना काम करना, स्टेट्स ने अपना काम करना है, जिलों ने अपना काम करना है, डिस्ट्रिक्ट्स ने अपना काम करना है, ठीक है। हर किसी ने अपना अपना काम करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको मिलेंगी, तभी कॉन्स्टिट्यूशन अपना वर्क प्रॉपरली कर सकेगा। सबसे पहले आएगा द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेन हमारा चैप्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ ए फंडामेंटल रूल अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल्स की टिप्पणी है, मतलब रूल्स बताएगी इसके अंदर सारे कि गवर्नमेंट ने अपना काम कैसे करना है, कंट्री को कैसे चलाना है। दिस इज़ नंबर 1 पॉइंट, ओके। नंबर 2 पॉइंट, इट कंटेन द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या कंटेन करते हैं? पावर एंड द फंक्शन, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, द म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये कब काम बताते हैं, पावर्स और कार्य बताते हैं, ठीक है। उनके कार्य बताते हैं कि गवर्नमेंट का और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, लोगों के साथ वो कैसे मिलकर काम करेगी। इट इज़ डिफाइन द राइट ऑफ ए सिटीज़न। ये हमें बताते हैं कि एक आम आदमी का
नागरिक का क्या हक है, एंड रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीज़न, और गवर्नमेंट का और एक सिटीज़न का आपस में रिश्ता क्या है। ये 3 पॉइंट्स आ गए। नाउ देयरफॉर आर इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक। आपको पता है इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ आर लाख। हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक प्राइमरी सोर्स है हमारा यहाँ पे। इट्स पहला हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, हम संविधान को मायने देते हैं। इट गिव्स द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन बेसिस विच लॉज एंड मेड द कंट्री वर्क। इसमें हर तरह के प्रिंसिपल्स, लॉज, रूल्स हर दिया हुआ है किस हिसाब से कंट्री को चलाया जा सकता है। ठीक है, अगर हमारा कोई राइट है, हमारे कोई राइट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे पास उसके आधार पर भी अमेंडमेंट्स या रूल्स दिए हुए हैं सारे, कि हमने कैसे उसको क्लेरिफाई करना है, कैसे उसके अगेंस्ट जाना है, कि हाँ ये हमारा राइट है, हमारा राइट है, हमें मिलना चाहिए। ठीक है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। अब बात ये आती है, नेक्स्ट पेज है आपका, नीड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चे हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई, ज़रूरत क्यों थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। आपको पता है इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। क्वेश्चन आता है वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वास्ट कंट्री है, हमारी फिजिकल, कल्चर, सोशल डाइवर्सिटीज़ है, अलग अलग जात के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, कल्चर के लोग रहते हैं, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन से, अलग अलग इलाके से, अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं, एंड डिफरेंट स्टाइल्स है रहने का उनका। बट इसके बावजूद आप देखें उनमें काफ़ी चीज़ें कॉमन है। मे नॉट एग्री इन ऑल द इश्यूज़, हम हर इश्यूज़ को नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी चीज़ें कॉमन है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल लॉ एक्सेप्टेबल टू ऑलमोस्ट टू ऑल। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर देता है, उनको एक रूल दे देता है कि आप सबको फॉलो करना भी। जैसे कि रिलीजन में कि आप किसी के धर्म को गलत नहीं बोल सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। ठीक है, आप नहीं बोल सकते, हम किसी के धर्म के बारे में गलत लिख नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हम किसी के धर्म के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अगर आपके धर्म के बारे में या मेरे धर्म के बारे में कोई मुझे गलत बोलता है तो हम उसके अगेंस्ट के एक्शन ले सकते हैं। ये रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ। इससे क्या हो जाता है, लाइफ ईजी हो जाती है। अलग अलग धर्म के लोग रह सकते हैं इकट्ठे मिलजुल के, क्योंकि हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, किसी की लैंग्वेज, किसी की भाषा, किसी की संस्कृति को हम गलत नहीं बोलेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग एक जगह पे आराम से मिलजुल कर रह पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया गया। इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट विच केटर्स टू आर नीड। हमारी ज़रूरतों को देखते हुए बनाया गया, हमारी रिक्वायरमेंट्स थी ये। फ्यूचर एस्पायरेशन, आइडियाज़ को सेट किया गया। जैसे पहले छोटी जात के लोगों को पानी भरने के लिए रोका जाता था, मंदिर में जाने के लिए रोका जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सब इक्वल हैं, सबको इक्वल राइट है। हर कोई मंदिर जा सकता है, हर कोई गुरुद्वारे जा सकता है। ये नहीं कि आप अगर हिंदू हैं तो आप गुरुद्वारे नहीं जा सकते, अगर आप सिख हैं तो आप मंदिर नहीं जा सकते। यू कैन डू एवरीथिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम मिलजुल के रहें, सभी धर्मों को मानना चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, विच टाइप ऑफ पर्पसेस सर्व्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। हाईलाइट्स द कॉमनली एग्रीड अपॉन आइडियल्स विच कंट्री शुड अपहोल्ड। सेकेंड, डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्री पोलिटिकल सिस्टम। Third, provide a certain significant guidelines that help the decision making within a democratic setup. Lay down the rules and provide the safeguard against the misuse of power. ये सारी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं बेटा, कि हमारा कोई मिसयूज़ ना करे हमारी पावर्स को, हमारी पावर्स हमारी रहें। नेचर ऑफ कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने बताया, उन्होंने गार्ड किया आर नेशनल इंटरेस्ट को। इंश्योर क्या मेजॉरिटी ग्रुप डज नॉट डोमिनेट। ऐसा ना हो जाए कि हमारे देश में एक ही ग्रुप डोमिनेट करके रह जाए। ठीक है, हमने इक्वल सबको अपॉर्चुनिटी दे दी कि हमारे देश में हर ग्रुप का अपना अपना हिस्सा है। एक ग्रुप डोमिनेट नहीं कर सकता है कि हिंदू डोमिनेट करें या मुस्लिम ही डोमिनेट करें या सिख ही डोमिनेट करें, ईसाई, क्रिश्चियन डोमिनेट, नो, सब इक्वल है हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। डज नॉट अलाउ डिक्टोरियल और बायस डिसीजन। कहीं ये ना कि कोई किसी को गलत डिसीजन ही देता रहे, ठीक है, किसी लिए गलत जजमेंट करता रहे, नहीं, इसके लिए अलाउ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। चेंज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्ले ए क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू द अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड गोल, ताकि हम लक्ष्य को अपने हासिल कर सकें। द प्रोसीजर टू अमेंड लॉ एंड लेट डाउन द अमेंडमेंट, पता क्या होती, बदलाव। अब टाइम टू टाइम क्या होता है,
टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती रहती है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द बिलीफ द लॉज आर ऑलवेज इवॉल्विंग सब्जेक्ट टू बी चेंज। आपको पता है कि हर कानून एक जैसा नहीं रहता। जैसे अभी भी कई कानून चेंज हुए, जैसे स्टेट्स थी हमारी पहले 29 स्टेट्स थी, अब हमारी 28 स्टेट्स हो गई, ठीक है ना। इसी तरह चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स होती है। किस लिए अमेंडमेंट्स होती हैं? हमारे भविष्य को देखते हुए, हमारे देश की प्रगति को देखते हुए, डेवलपमेंट को देखते हुए हम अमेंडमेंट की जाती हैं। कुछ कानून हमने जैसे अभी कई लॉज वीमेंस को लेके नए नए कानून बने, रेप केसेस को लेके, अलग अलग केस को लेके। तो ये अमेंडमेंट्स हैं, ये चेंजेस हैं, बदलाव आए हैं। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन कीप द इन्वॉल्विंग अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन, ये सर्कमस्टेंस को देखते हुए, उस कंडीशन नीड को देखते, सोसाइटी की डिमांड को देखते हुए चेंजेस की जाती हैं। इट इज़ मेयरली ए डॉक्यूमेंट बट ए लिविंग डॉक्यूमेंट। हम इसको लिविंग डॉक्यूमेंट इसीलिए कहते हैं बिकॉज इसमें चेंजेस हो रही हैं टाइम टू टाइम। इट कैन बी अल्टर्ड, ये नहीं है कि जो बन गया सारी उम्र चलेगा। नो, अगर हमें लगता है कि टाइम के अनुसार ये रूल चेंज होना चाहिए तो वो रूल चेंज किया जाता है, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, अल्टर किया जाता है। अल्टर मतलब चेंजेस की जाती है उनमें। वेन एवर वी नीड वी फेल्ट द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सुटेबली अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट डिमांड अचीव ए नेशनल गोल रेडिकेट सर्टन ईवल प्रैक्टिसेस। तो हमारा मकसद तो ये होता है बुराई को दूर करना है और नेशन को हमने अपनी आगे लेके जाना है। नेशन को आगे लेके जाने के लिए हमें अमेंडमेंट्स करनी ही पड़ती हैं। इज इट क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट पेज इज दैट abolition of privacy purse, nationalization of bank, reserve for the OBC, right to information, right to education, reservation seats of the local self bodies, women's और some examples that prove the Indian constitution is dynamic। एक क्वेश्चन आएगा, why the Indian constitution is dynamic? ये इसका आंसर आ गया आपका, ठीक है। बिकॉज आप देखो इसमें सारे सब कुछ है। बैकवर्ड क्लास के लिए रूल्स है, राइट टू एजुकेशन के लिए, रिजर्वेशन सीट्स हैं रिजर्व बॉडीज़ के लिए। ना इट्स एम्पल प्रूफ और अप कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया ट्रूली सेकुलर, socialist and democratic and republic. The king of the princely state, we merged them in India after independence, were paid to fixed annual amount of money. This it was the privacy purse, इसको बोलते हैं प्राइवेसी पर्स। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही मैं कंप्लीट करती हूँ। बाकी मैं क्वेश्चंस और इसके रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक आपको पार्ट 2 में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वैसे तो मैं